Hello, Assalamu alaikum. My name is Shahid Rasool, and today's session we are going to cover two topics: NTHP interview, number one, and नंबर टू के ऊपर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे अब रिजेक्ट हो गए NTHP से, व्हाट ऑप्शंस दे कैन अवेल एंड किस तरह वो अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। पहले एक चीज़ समझ लें, अगर आप राउंड टू अगर NTHP के इस प्रोसेस में शॉर्टलिस्ट हो गए थे टेस्ट के बाद, अब दूसरा प्रोसीजर क्या है कि आपको राउंड टू जो है वो क्लियर करना है। आप में से जो राउंड टू क्लियर नहीं कर पाएंगे वो आईबीए के अंदर एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाएंगे। इट्स मीन कि आपने एनटीएचपी का टेस्ट क्लियर कर लिया है, नहीं किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एनटीएचपी से सिलेक्ट भी हो गए हैं ना, अब देयर इज एन अदर हर्डल जो आपको क्रॉस करनी है। जो एक बड़ी हर्डल है वो ये कि अब आपने एनटीएचपी का टेस्ट क्लियर करना है। ठीक है, राउंड टू का टेस्ट क्लियर करना है। अब जो राउंड टू का टेस्ट होता है वो एनटीएचपी के टेस्ट से कोई 2-3 गुना मुश्किल टेस्ट होता है। ठीक है, तो अब आपने एनटीएचपी के टेस्ट के बाद राउंड टू का टेस्ट क्लियर करना है। अब राउंड टू का टेस्ट में क्या क्या होगा, वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश होगी, और उस पोर्शन को किस तरह प्रिपेयर करना है ये अब आपके ऊपर है। आपने जहां से प्रिपेयर करना है, जिससे प्रिपेयर करना है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि एनटीएचपी का टेस्ट तो चलो था जो था, लेकिन राउंड टू जो है वो इजी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू कर सकते हैं तो सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू करिए। अगर आपको लगता है कोई आपने एकेडमी ज्वाइन करनी है तो गो अहेड एंड ज्वाइन एनी एकेडमी, बिकॉज जो राउंड टू का जो टेस्ट है ये आपकी इसकी जो प्रिपरेशन कैंप होगा वो हमारा है आई थिंक जून में। ठीक है, और जून में हमारे इस वक्त आप सबको पता है कि जून में हमारे सबके एग्जाम भी हैं राउंड इंटरमीडिएट वालों के। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा कि राउंड टू भी आपने देना है, एनटीएचपी के थ्रू प्रिपरेशन करनी है, और एनटीएचपी के थ्रू की प्रिपरेशन जब कर रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन का जो कैंप लग रहा है वो लग रहा है कोई क्या कहते हैं उसे, वो लग रहा है एनटीएचपी का जो कैंप लग रहा है वो लग रहा है जून में। अब आप ये देखें कि अगर आप अपना अप्रैल मई ज़ाया कर देते हैं तो आपके पास सिर्फ जून का महीना रह जाता है, और जून के महीने में आपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करनी है, और एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ आपने अपनी एनटीएचपी की प्रिपरेशन भी आपको करनी होगी, और इन दो चीज़ों को साथ लेकर चलना इम्पॉसिबल है। लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर तो ये था ना कि स्टूडेंट्स अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे थे और एनटीएचपी की भी प्रिपरेशन कर रहे थे। वो प्रिपरेशन थी, नॉट एग्जाम्स। उन दिनों में एग्जाम्स नहीं थे उनके, लेकिन इस दफा ये है कि इंटर के एग्जाम्स हैं। जून के अंदर इंटर के एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे और जून के अंदर कैंप भी स्टार्ट होगा। तो इस कैंप के अंदर आपको इतनी ज्यादा चीजों को वो मत करेंगे डिजाइन, वो अपने माइंड में मत डालेंगे ये सब कुछ कवर करवा देंगे। और क्योंकि एनटीएचपी आईबीए का है तो ये आपको वो चीजें करवाएंगे जो आईबीए के टेस्ट में आने वाली हैं। ये चीजें आप अपने जेहन में से निकाल दें अगर आप इस तरह का कुछ सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये आपको सिर्फ प्रिपरेशन, जनरल प्रिपरेशन करवाएंगे जैसे दूसरे प्रिपरेशन करवाते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और जहां से भी प्रिपरेशन करनी है, जिधर से भी करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अगर आप एनटीएचपी से के टेस्ट से सिलेक्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं, तो सिलेक्शन के प्रोसीजर में अब आगे क्या होगा कि आपका पहले इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू से जो सिलेक्ट हो जाएंगे वो फिर राउंड टू की प्रिपरेशन करेंगे। अब नाउ द पॉइंट इज, क्योंकि उस महीने पेपर्स हैं, अब ये ऑनलाइन होगा या फिजिकल होगा ये अभी डिसाइडेड नहीं है। ये अब डिसाइड करेंगे वो, जैसे ही वो इन बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, देन दे विल डिसाइड कि हमने इस दफा फिर अपना ये कैंप ऑनलाइन लेकर जाना है या फिजिकल कंडक्ट करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं कर सकता, ये आपको वहीं बताएंगे। राउंड टू के कैंप के अंदर जो जाएंगे, यानी जो समर कैंप के अंदर एनटीएचपी के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको फिर क्या करना होगा, आईबी का टेस्ट क्लियर करना होगा। और जो आईबी के टेस्ट से रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर उसका एनटीएचपी का एग्जाम क्लियर करना, समर कैंप में जाना, ये सब फजूल है उसके लिए, फिर उसका कोई फायदा नहीं है उसको। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि अब आपको एनटीएचपी तो आपने क्लियर कर लिया, देयर इज अनदर अ बिगर हर्डल जो आपको क्रॉस करनी है, और वो है राउंड टू की हर्डल। और राउंड टू इज नॉट इजी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। अगर आप पास पेपर जाकर आईबीए के उनके कंपेयर करेंगे, एनटीएचपी के और आईबीए के टेस्ट कंपेयर करेंगे, यू विल गेट अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स के बहुत अच्छा खासा इनके अंदर डिफरेंस है।
आईबीए के टेस्ट में और राउंड 2 के टेस्ट में। तो इस चीज़ों को अपने अभी से माइंड के अंदर बिठा लें और सोच लें कि अब आपने क्या करना है, प्रिपरेशन किस तरह स्टार्ट करनी है। प्रिपरेशन किसी ग्रुप के थ्रू स्टार्ट करेंगे, यानी कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं जहां पर सब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, टॉपिक वाइज डेली टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। तो इससे एक चीज ये हो जाती है कि आपको पता होता है कि सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं भी प्रिपरेशन करूंगा। सब, इसका मतलब आपको जब दूसरे लोग प्रिपरेशन करते हुए नजर आते हैं तो फिर आप ना कहीं प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ट्राई टू ज्वाइन ग्रुप्स, अकेडमीज, कुछ भी करें लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अच्छा, अब बात आती है उनकी जो एनटीएचपी से अब रिजेक्ट हो गए, अब वो फीस अभी भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते। कुछ स्टूडेंट तो वो थे जो एनटीएचपी के पहले से ही रिजेक्ट हो गए थे कि उनको सिलेक्ट ही नहीं किया गया था टेस्ट के लिए, और फिर टेस्ट लिया गया और फिर रिजेक्ट कर दिया गया कुछ बच्चों को। अब इन दोनों स्टेप्स में जो स्टूडेंट्स रिजेक्ट हुए हैं, अब उनको क्या करना चाहिए? नाउ द पॉइंट इज दिस, ठीक है। अब इन दोनों स्टेप्स में जो बच्चे रिजेक्ट हो गए हैं, पहले स्टेप में जो रिजेक्ट हुए और दूसरा स्टेप जो पेपर्स में रिजेक्ट हो गए, अब तीसरे जो होंगे रिजेक्ट, वो इंटरव्यू में रिजेक्ट होंगे। अब ये 3 कैटेगरीज जो रिजेक्शन की हैं एनटीएचपी से जो रिजेक्ट हुए इन 3 स्टेप्स में, ठीक है। अब इनको क्या करना चाहिए? अब ये 3 स्टेप्स के अंदर जो बच्चे रिजेक्ट हुए हैं, ये अभी भी आईबीए के अंदर पार्ट बन सकते हैं, आईबीए में अपनी स्टडीज को कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन इनको अब एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ये होता है कि उनको राउंड 2 की प्रिपरेशन अब खुद से करनी पड़ेगी। अब यानी ये एनटीएचपी को जो ये वाले स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो गए हैं, जो मैं इनका बताया कि ये अब राउंड 2 की प्रिपरेशन इनको एनटीएचपी करवाएगा। अब क्या कहते हैं, अब जो ये जो राउंड 2 के जो बच्चे सिलेक्ट हुए ना, ये वाले राउंड 2 की जो प्रिपरेशन एनटीएचपी इनको करवाएगा, तो इनको तो एनटीएचपी करवा देगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको अपने राउंड 2 की प्रिपरेशन खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। राउंड 2 की प्रिपरेशन आप खुद से करेंगे, आप कोई समर कैंप ज्वाइन नहीं कर सकते, आप एनटीएचपी का समर कैंप ज्वाइन नहीं कर सकते, आपको खुद से अपनी प्रिपरेशन करनी है और राउंड 2 के अंदर अपीयर होना है। राउंड 2 की एप्लीकेशंस कैसे ओपन होती हैं? जून के अंदर एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगी, और जुलाई के अंदर 3 जुलाई को बीबीए का टेस्ट है और 27 जुलाई को टेस्ट है उसका सीएस का। तो अब आपने इन दोनों में से जो भी आपने क्लास में से लेना है, अगर अपने सीएस में लेना है तो उसका अलग एप्लीकेशन फॉर्म होता है और उसके एडमिशंस भी अलग ओपन होते हैं, ठीक है। बीबीए के टेस्ट के बाद सीएस के टेस्ट की एप्लीकेशंस ओपन होंगी, तो आपको सीएस के लिए अप्लाई करना होगा। और बीबीए के एप्लीकेशंस पहले ओपन होते हैं, उनका टेस्ट भी पहले कंडक्ट होता है, उनका रिजल्ट भी पहले आ जाता है। बीबीए का जो सीएस का होता है, सीएस और इको मैथ का पेपर भी बाद में होता है, उसका क्या कहते हैं एप्लीकेशंस भी बीबीए के टेस्ट के बाद उसके आते हैं। तो आप देख सकते हैं बीबीए से रिजेक्ट हो गई तो सीएस या इको मैथ के लिए अप्लाई कर लेना अगर आपका इंटरेस्ट है तो। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद और राउंड 2 का टेस्ट क्लियर करने के बाद, नाउ द थर्ड थिंग इज कि आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करते हैं। फाइनेंशियल एड की जो एप्लीकेशंस ओपन होती हैं वो मेरे ख्याल से 27 जुलाई को इस दफा ओपन होगी। 27 जुलाई को आपको एप्लीकेशन फॉर्म फाइनेंशियल एड का फिल करना होता है, वो एनटीएचपी के स्टूडेंट्स को भी फिल करना होता है। ये एनटीएचपी के जो ये सब स्टूडेंट होंगे, ये सब भी फाइनेंशियल एड अप्लाई के लिए अप्लाई करते हैं, और वो स्टूडेंट जो जनरल गेट से राउंड 2 का पेपर देंगे, ठीक है, वो भी फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन एनटीएचपी के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एनटीएचपी के थ्रू अपना पेपर दिया होता है ना, इनको एक ये बड़ा एडवांटेज होता है कि एनटीएचपी इनकी साइड लेता है और इनको 100% फाइनेंशियल एड दिलवा देता है। जो ये वाले स्टूडेंट होते हैं इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, और स्ट्रगल नहीं करना पड़ता इन अ सेंस के फॉर्म फिल करेंगे खुद से और उनको फाइनेंशियल एड मिल जाएगी। अगर इनको 100% फाइनेंशियल एड भी मिल जाती है, 100% से मुराद मैं ये ले रहा हूँ, हम डिफाइन करते हैं एनटीएचपी की फाइनेंशियल एड को, और एनटीएचपी की फाइनेंशियल एड और आईबी की फाइनेंशियल एड में थोड़ा सा फर्क है। जो एनटीएचपी की फाइनेंशियल एड है ये आपका मेस भी कवर करती है और हॉस्टल भी कवर करती है, लेकिन जो जब आपको सिर्फ फाइनेंशियल एड मिल रही होती है, उस फाइनेंशियल एड के अंदर सिर्फ एक चीज होती है और वो होती है आपकी फीस। आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी को पर सेमेस्टर 4500 रुपए पे करना होता है। इसके बाद ही अगर आपको 100% फाइनेंशियल एड मिल जाती है, उसके बाद आपको कोई 4500 रुपए पर मंथ पे करना, पर सेमेस्टर पे करना होता है, ठीक है। यानी बाकी सारे चार्जेस खत्म और सिर्फ ये आपको चार्जेस पे करने होते हैं। 4500 के अलावा हॉस्टल और मेस आपका होगा। अब वो हॉस्टल आप आईबीए का लेते हो, बाहर लेते हो, मेस आप रखते हो नहीं रखते, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये इसका आईबीए आपकी जिम्मेदारी नहीं लेता। आईबीए सिर्फ आपकी फीस
खत्म कर देता है और आपको 100% फाइनेंशियल एड देने के बाद आपको 4500 रुपये पर मंथ पे करना होता है, पर सेमेस्टर, बल्कि मैं फिर पर मंथ कह रहा हूँ, लेकिन पर सेमेस्टर आपको 4500 रुपये से पे करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम जब आप पहली दफा आपका एडमिशन होगा उस वक्त आपको 45,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में भी आप 4500 देंगे, थर्ड सेमेस्टर में भी आप 4500 देंगे, फोर्थ सेमेस्टर में भी आप 4500 रुपये पे करेंगे। तो ये था प्रोसीजर फाइनेंशियल एड का। फाइनेंशियल एड के लिए जरूरी है कि अब आप राउंड 2 का टेस्ट क्लियर करें। राउंड 1 का अगर आपने किया हुआ है फिर भी आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप राउंड 2 के जरिए जाना चाहते हैं तो आपको फिर भी फाइनेंशियल एड का अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन फाइनेंशियल एड का जो गेट है, जो प्रोसीजर है, वो स्टार्ट होता है राउंड 2 क्लियर करने के बाद। इफ यू हैड नॉट क्लियर राउंड 2 you cannot be part of IBA और NTHP through financial aid। तो आपको IBA का पार्ट बनने के लिए बेशक आप NTHP के गेट के थ्रू आए अब या फाइनेंशियल एड के गेट के थ्रू आए, आपको राउंड 2 तो अपना क्लियर करना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या कहते हैं उसे, अपना जो IBA के अंदर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अब कुछ मैं देख लेता हूँ, अब कोई आपके सवाल जो हमारे, अब इंटरव्यू के बारे में मैंने कुछ बताना है आपको, कुछ चीज़ें इंटरव्यू के बारे में हम ले चलते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट के क्वेश्चन लेना चाहता हूँ जो अब फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि अब हम रिजेक्शन के बाद क्या करें। पहले मैं उनके क्वेश्चन लूँगा, फिर हम ज़रा इंटरव्यू के ऊपर चले जाएंगे। इंटरव्यू के बाद फिर इंटरव्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चन लूँगा। तो अभी तो सिर्फ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप एनटीएचपी के जरिए आप जाते हैं या फाइनेंशियल एड के जरिए जाते हैं, फाइनेंशियल एड के थ्रू IBA के अंदर इन होते हैं, ठीक है। इन दोनों के लिए जरूरी है कि आप राउंड 2 का टेस्ट क्लियर करें, ठीक है। राउंड 2 या राउंड 1 क्लियर करें, फिर ही मुमकिन है कि आप IBA का पार्ट बन पाएंगे। ये अब मैंने एक जनरल वो बना दिया है, रोड मैप। हाँ, अब पूछे, अब जिसने कोई सवाल पूछना है वो पूछे। मैं अब जरा सवाल देखना शुरू करूंगा, पहले वाले सवालों को मैं शायद मिस कर दूं। अच्छा अच्छा, अब जो NTHP से रिजेक्ट हो जाते हैं ना, NTHP उनको दोबारा रिकॉन्सिडरेशन का ऑप्शन नहीं देती। यानी आप NTHP वालों के पास जाकर ये नहीं कह सकते कि मतलब बिल्कुल फीस नहीं पे कर पाता था। ये राउंड 2 की आउटलाइन आपको वहीं से ही मिलेगी, आप जाकर IBA की वेबसाइट पर देखें, आपको वहीं से मिलेगी। मैं ये प्रोवाइड नहीं कर सकता। 4500 4500 मैंने कहा है, सिर्फ फर्स्ट टाइम जब आपका एडमिशन होता है तब आपको 45,000 पे करने पड़ते हैं। भाई अच्छा, ये महक पूछ रही है कि अच्छा IBA के अंदर ना इस तरह होता है कि जब तक आप अपने मुंह से खुद किसी को नहीं बता देते ना कि मैं NTHP के थ्रू IBA में पढ़ रहा हूँ, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आप NTHP के थ्रू IBA में पढ़ रहे हैं, किसी को भी नहीं पता चलेगा। और अलॉट ऑफ द स्टूडेंट्स वो बताते भी नहीं है कि मैं NTHP के थ्रू पढ़ रहा हूँ, तो पता नहीं चलता। तो जब पता नहीं चलता तो आपको डिफरेंटली ट्रीट करने का ऑप्शन ही क्रिएट नहीं होता। अच्छा सर, अच्छा इंटरव्यू का अभी नहीं मैं कर रहा, मैं इंटरव्यू का अभी इसके बाद करूंगा। अभी ये सिर्फ मैं फाइनेंशियल एड के रिलेटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो उसी के मुतालिक सवाल पूछे। अभी सिर्फ फाइनेंशियल एड के मुतालिक सवाल पूछें, इस तरह के सवाल ना पूछें जो मैं अभी आंसर नहीं कर रहा। सर स्पॉन्सरशिप, राउंड 2 से मुतालिक मेरी यही बात है, जो IB अपना एडमिशन टेस्ट जनरल लेता है, ट्रैवल नहीं कवर करते भाई। अब तुम्हें घर तक का सारा पैसा भी दिया NTHP और तुम्हें खाने पीने के और स्टाइपेंड भी दे, इतने तो NTHP आपका कवर नहीं कर सकती। सिर्फ वो हॉस्टल कवर कर रही है और खाने पीने के पैसे कवर कर रही है, ट्रैवल के एक्सपेंसेस वो कवर नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि कितने स्टूडेंट्स NTHP के थ्रू फाइनल तक जाते हैं जितने टेस्ट पास कर पाते हैं। टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 250 में से 50 बच्चा पास कर पाता है, लाइक 5 में से 1 बच्चा टेस्ट पास कर पाता है।
ठीक है, अब उन 5 में से आप एक होंगे तो आपको भी मिल जाएगी। अभी तक मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला जिसे आईबी का टेस्ट पास कर लिया और उसे फिर वो ना मिली हो। नहीं, एनटीएचपी के बच्चों को तो कुछ भी नहीं देना होता ना, बिल्कुल कुछ भी वो पे नहीं करते। एट द एंड तक उन्हें कोई चीज नहीं पे करनी होती। क्या है, राउंड 2 में एनटीएचपी मेंशन ना करें तो क्या होगा? इफ यू आर फाइनेंशियली अनएबल टू पे द फी ऑफ आईबीए, आई अश्योर यू कि आपको फाइनेंशियल एड मिल जाएगी। अब वो कितने बच्चे हैं उन सबको मिल जाती है। ये मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ, ये मेरे साथ एक रूम है, मैं हॉस्टल में बैठा हूँ, साथ वाले रूम को भी फाइनेंशियल एड मिली हुई है, उसके साथ वाले रूम को भी फाइनेंशियल एड मिली है। तो आईबीए में बहुत से बच्चों को फाइनेंशियल एड मिली है, 70% जो होते हैं बच्चे, उनको फाइनेंशियल एड मिली होती है। अब उसमें से 100% कितने बच्चों को मिली है, इट्स अप टू योर फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आप अपने आप को फाइनेंशियल तौर पर अनएबल टू पे द फी वो साबित कर देते हो, तो एनटीएचपी आपको, आईबीए जो फाइनेंशियल एड का ऑफिस है, वो आपको फाइनेंशियल एड दे देता है। हाँ, यू कैन अप्लाई फॉर नेक्स्ट ईयर, अगर आप इस साल एनटीएचपी के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते। लेकिन इंटरव्यू के लिए तो शॉर्टलिस्ट हो जाना चाहिए ना यार, अभी इसके लिए क्यों? ये मैं बाद में इस क्वेश्चन जरा डिस्कस करूंगा। यार सिर्फ और सिर्फ मेरी अब एक जनरल सी बात सुनो, एनटीएचपी के स्टूडेंट्स को, जो एनटीएचपी के कैंप में हो जाएंगे ना, उन्होंने सिर्फ ये कोशिश करनी है कि हमने टेस्ट पास करना है बस। जो टेस्ट पास कर लेगा उसको 100% है कि उसको तो एनटीएचपी स्कॉलरशिप मिलेगी। अब कितने बच्चे क्लियर करते हैं, 10 कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं। 2018 में मेरे ख्याल से पहले 38 बच्चों ने किया था, उससे पहले वाले मेरे ख्याल से 58 बच्चों ने किया था। तो इट्स डिपेंड अपॉन स्टूडेंट्स। हमारी दफा 45 बच्चों ने किया था, हमारे बाद वाले जो बच्चे थे उनमें मेरे ख्याल से 50 बच्चों ने किया था। तो ये जितने बच्चे टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, सिर्फ उन्हीं को फाइनेंशियल एड मिलती है, उनके अलावा किसी को फाइनेंशियल एड नहीं देते। यार मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही कि अगर तुम ये कह रहे हो कि एनटीएचपी हम मेंशन ना करें, तुम क्यों नहीं मेंशन करोगे? जब एनटीएचपी तुमने दे दिया है, देने या ना देने का कोई ताल्लुक नहीं है आईबी के टेस्ट से। आप ये, पहली बात तो ये सवाल ही नहीं किया जाता कि आपने एनटीएचपी दिया और आप रिजेक्ट हो गए या सिलेक्ट हो गए, ये सवाल तो किया ही नहीं जाता ना। ठीक है, जब ये सवाल नहीं किया जाता तो ये फिर मायने भी नहीं रखता। वो सवाल जो पूछे जाते हैं जो मायने रखते हैं, ये सवाल पूछा ही नहीं जाता, आप सिलेक्टेड है एनटीएचपी के टेस्ट से या रिजेक्टेड है, ये नहीं पूछा जाता। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने एनटीएचपी दिया है नहीं दिया, आपको आईबी का राउंड 2 क्लियर करना है हर सूरत। एनटीएचपी के भाई परसेंटेज नहीं होती, ठीक है। ये जो राउंड 2 का टेस्ट होता है वो मेरिट की बेस पर होता है। अब आप जरा जाकर गूगल के ऊपर सर्च करें चीजों को, कुछ खुद भी कोशिश करें, गूगल के ऊपर जाएं, वहां पर जरा देखें कि मेरिट किस तरह बनता है, आईबीए का मेरिट सिस्टम क्या है। आईबीए का मेरिट सिस्टम ये है कि आपको इंग्लिश के लिए एक एक अलग कट ऑफ टच करना होता है, ठीक है। मैथ के लिए एक अलग कट ऑफ टच करना होता है, और फिर एक टोटल अलग कट ऑफ टच करना होता है, ठीक है। अब इस तरह मैथ में वो कहते हैं कि आपके मिनिमम 92 हो, और इंग्लिश मैथ के अंदर भी 92 हो, और इंग्लिश के अंदर भी आपके मिनिमम 92, और ये ग्रेटर हो, ठीक है। ग्रेटर नहीं बल्कि इक्वल या ग्रेटर हो 20। इस दफा था मेरे ख्याल से 206 या 216। अब ये आप कहेंगे कि 92 और 92 को ऐड करने के बाद 216 तो नहीं बनता। तो इसका मतलब ये है कि इनको, इनमें से एक सब्जेक्ट के मार्क्स ज्यादा होने चाहिए। अब वो मैथमेटिक्स के 92 से ज्यादा हो या इंग्लिश के 92 से ज्यादा हो, मिनिमम 92 हो सकते हैं। 92 से दोनों सब्जेक्ट के ज्यादा होने चाहिए, और दोनों को मिलाने के बाद 92 16 से ज्यादा बने, ये अलग, ये डिफरेंट होता रहता है। जो जो ये समअप है, ये अलग होता रहता है। तो आपने इस समअप को और इन टू डेडलाइंस को टच करना होता है, तो ये आप जब प्रिपरेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यार देखो,
जो राउंड 2 के जो एनटीएचपी के थ्रू शॉर्ट लिस्ट होंगे ना, अब जरा मैं एक्सपेंसेस पर आ जाता हूँ, आपको जरा मैं एक्सपेंस क्लियर कर देता हूँ। जो एनटीएचपी के स्टूडेंट है उनको तो कुछ नहीं पे करना, उनको किसी जगह पर फीस पे नहीं करनी, ना उनको हॉस्टल की फीस पे करनी है, ना उनको मेस पे करना है। स्टाइपेंड उनको 4500 रुपये महीने का मिलता है। और क्या यानी बाकी जितने भी अखराजात होंगे वो एनटीएचपी पे करती है। मैं सेकंड सेमेस्टर में तक मैंने 1 रुपया नहीं आईबीए को दिया। मेरी एडमिशन फीस, मेरे हॉस्टल की फीस, मेरे मेस की फीस, ये सारी आईबीए पे करती है। तो अब एनटीएचपी वाले बच्चे ये सवाल ना पूछें कि चार्जेस कितने लेंगे, कहाँ कहाँ लेंगे, हॉस्टल के कितने पैसे हैं, मेस के कितने पैसे हैं। इन सवालों से उनको गर्ज ही नहीं होना चाहिए। आईबीए की फीस कितनी है, ये भी इससे भी उनको गर्ज नहीं होना चाहिए। ये सवाल किसके लिए मायने रखते हैं? जो फाइनेंशियल एड के थ्रू आ रहे हैं। आईबीए की फीस कितनी है वो तो उनको पता चल गया। अब एक मिसाल के तौर पे इनको 100% फाइनेंशियल एड मिल गई। नाउ दे हैव टू पे लाइक 40 450 100 मंथली, सेमेस्टर वाइज, ठीक है, ये पर सेमेस्टर है। और उसके अलावा आपको पर सेमेस्टर पे करना होता है लाइक 70,000 पे आपको हॉस्टल का पे करना होता है। और कम से कम कोई जाकर 40,000 पे आपके मेस के बन जाते हैं, ठीक है। तो ये 40,000 आपको मेस का पे करना होता है, 70,000 आपको हॉस्टल का पे करना होता है, 1,10,000 पे ये हो गया। बाकी ये कुछ चार्जेस हैं, और बाकी आप अपनी जेब से जितना मर्जी खर्च कर लें वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये चार्जेस तो आपको पे करने पड़ेंगे पर सेमेस्टर। जो ये फाइनेंशियल एड के थ्रू अगर जो कोई स्टूडेंट आता है तो उसको ये वाले चार्जेस तो पे करने पड़ेंगे। 4500 सेमेस्टर के, 70,000 रुपये उसको हॉस्टल का पे करना होगा, और 40,000 उसको पे करना होगा, उसका 40,000 उसे पे करना होगा मेस का। तो ये तो आपको चार्जेस पे हर सूरत करने हैं, जो मर्जी हो जाए, ये चार्जेस आपने पे करने ही करने। ये चार्जेस का सिस्टम अब मैंने क्लियर कर दिया। और आईबीए राउंड 2 की फीस कितनी है? तो वो 4,000 रुपये फीस है, वो आपको अपनी जेब से पे करनी है। यार ये रियलमी C2 जो है ना, ये मैं से रिमूव कर दूंगा। ये एक ही क्वेश्चन बार बार यार, क्या यानी एक क्वेश्चन को तुम लेकर घसीट के लेकर फिर रहे हो। तुम्हें मैंने एक दफा बताया है कि फीस एनटीएचपी के स्टूडेंट को नहीं पे करनी, और तुम वही सवाल लेकर फिर रहे हो, राउंड 2 की फीस कितनी है, राउंड 2 की फीस कितनी है, राउंड 2 की फीस कितनी। जब मैंने एक दफा बता दिया नहीं पे करनी, तो फिर अब वो 6,000 है, 7,000 है, 10,000 है, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हें इतनी एनटीएचपी फजूल लग रही है भाई, छोड़ दो, फिर एनटीएचपी के ऑप्शन को छोड़ दो, ना दो एनटीएचपी। यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें इस तरह लग रहा है कि एनटीएचपी इतनी कोई वो है कि सब कुछ ही तुम्हें दे देंगे फ्री के अंदर, ये लो पकड़ो। यानी अब आईबीए में आना, जब आईबीए में आप आ जाओगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ की यूनिवर्सिटी लाइफ कितनी टफ है। अभी तो सबको सबको मजे ही नजर आ रहे होते हैं कि यार सब कुछ एंजॉय है और सब कुछ फ्री में मिल रहा है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आओगे आपको फिर पता चलेगा कि यहाँ की यूनिवर्सिटी लाइफ कितनी टफ है। और ये वाला क्वेश्चन अगर अब तुमने पूछा, मैं ग्रुप से रिमूव, मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। एक क्वेश्चन को एक दफा पूछा जाता है और मैंने तुम्हें 2 से 3 दफा रिप्लाई दे दिया। इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने का कोई तुक नहीं बनता, और चीजों को सुना जाता है। मैं जब एक दफा बोल चुका हूँ कि नहीं पे करनी, नहीं पे करनी, तो फिर वही क्वेश्चन। इस तरह दूसरों के, मूव ऑन करता हूँ मैं इंटरव्यू के ऊपर। मैं बस क्वेश्चंस एकदम फाइनेंशियल एड वाले कवर कर लूँ। अच्छा, दूसरा एक और चीज मैं आपको दिखा दूं। अब एक मिसाल के तौर पे आपको जरा हम थोड़ा सा किसी दूसरी तरफ जाएं। कर्जे हंसना, स्पॉन्सरशिप, डोनर, जिसे डोनर कहते हैं। और तीसरा है, अच्छा, एनटीएचपी आपको रिकॉन्सिडरेशन का ऑप्शन नहीं देती। रिकॉन्सिडरेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप रिजेक्ट हो गए किसी एक स्टेप के अंदर, तो आप ये कोशिश करें कि मैं एनटीएचपी वालों को दोबारा कहूं कि सर देखें, मैं फाइनेंशियल तौर पे अनेबल था और मैंने अब राउंड 2 क्लियर भी कर लिया है। तो नाउ जस्ट डू वन थिंग, मुझे आप
NTHP स्कॉलरशिप दे दें, तो वो आपको कहेंगे नहीं हम नहीं अब दे सकते, ये उनकी रिकंसिडरेशन करने की पॉलिसी नहीं है। जो फाइनेंशियल एड वाले होते हैं ये आपको रिकंसिडर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको 70% फाइनेंशियल एड दी उन्होंने, और 70% जब आपको फाइनेंशियल एड दी उन्होंने, तो आपको लगा कि नहीं 70% में फाइनेंशियल एड के बाद भी मैं पैसे नहीं पे कर सकता। जो 70% फाइनेंशियल एड के बाद आई थिंक कि आपको 70-80 हज़ार पे पेड करना पड़ता है हर सेमेस्टर, जो नहीं पे कर सकते आप क्या करते हैं, आप दोबारा एप्लीकेशन देते हैं, और वो उन्हीं दिनों में ही एप्लीकेशन ओपन होती हैं। अगस्त के अंदर, अगस्त 15 से 18 के दरमियान दोबारा रिकंसिडरेशन की एप्लीकेशन शुरू होती है कि आप अपने आप को रिकंसिडर करने के लिए दोबारा अप्लाई करें। तो फिर वो आपको रिकंसिडर करते हैं, जो स्टूडेंट अच्छा होता है फिर उसको वो दोबारा, यानी जिसके अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है उनसे फिर से दोबारा रिकंसिडर करके उसे 100% फाइनेंशियल एड दे देते हैं। नाउ दिस थिंग शोज कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपको अकोमोडेट करने में और आपको फाइनेंशियल एड देने में। ऐसा नहीं है कि एक दफा रिजेक्ट तो मतलब रिजेक्ट, नो, इट्स मीन कि अगर आप एक दफा, अगर आप अपने आप को प्रूव करने में साबित हो जाते हैं कि यू कैन नॉट पे फी, तो आपको हर हालत में फाइनेंशियल एड दे दी जाती है। अब आपको फाइनेंशियल एड उन्होंने दिया है 50% में, मैं अब कह रहा हूँ कि अगर वो कहते हैं नहीं नहीं आपको 100% दे दिया है, ठीक है, 100% देने के बाद आप कहते हैं कि नहीं मैं 100% भी पे के बाद मैं हॉस्टल और अपना जो मेस है वो पे नहीं कर पाता, ये दो चीजें हैं कि मैं पे नहीं कर पा रहा। अब इनके चार्जेस जिस तरह मैंने बताए थे ये कोई बनते हैं 1,10,000, ठीक है। अब आप कहते हो कि यार ये 1,10,000 भी मेरे लिए अनबियरेबल है, तो इसके लिए आपको डोनर मिल जाते हैं। अब डोनर्स कैसे मिलते हैं ये मुझे भी नहीं पता, कुछ लोगों को डोनर मिले हुए हैं। डोनर जिस तरह होते हैं कि आप NTHP फाइनेंशियल एड के ऑफिस में जाते हो, उनको कहते हो कि भाई 100% फाइनेंशियल एड के बाद भी मैं अनएबल टू पे द हॉस्टल और मेस चार्जेस, तो फिर वो आपको कोई ना कोई एक आपकी ईमेल जो होती है ना, आपकी एप्लीकेशन या आपकी कंडीशन है वो किसी डोनर को सेंड कर देते हैं, और फिर वहां आपका इंटरव्यू होता है, वो डोनर आपको बुलाता है और आपका इंटरव्यू लेता है, और इफ ही थिंक्स कि हाँ आप एक बेहतर ऑप्शन है उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर वो आपको फाइनेंशियल एड दे देता है। यानी आपको आपके वो फिर ये जो एक्सपेंस होते हैं वो बियर कर लेता है कि मैं आपके 4 साल तक आपका हॉस्टल भी बियर करूंगा और आपका मैं मेस भी बियर करूंगा, और वो फिर उसके जिम्मे होता है। तो ये चीजें बस नॉर्मल सी चीजें, ये अब मैंने आपको ये बता दिया। तीसरा है एहसान ट्रस्ट। एहसान ट्रस्ट का जो है वो है कर्जे हंसना। अब कर्जे हंसना इज समथिंग लाइक के विदाउट सूद विदाउट प्रॉफिट कर्ज देते हैं वो आपको 4 साल के लिए, और आफ्टर 4 years यू हैव टू पे बैक। अब वो मेरे 4 year के फौरन बाद नहीं, आपको 1-2 साल देते हैं, फिर आपको वो आहिस्ता आहिस्ता पे करना होता है। कर्जे हंसना के अंदर भी इसी तरह होता है, अगर आपको 50% फाइनेंशियल एड मिली है और आपको वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम नहीं दे रहे आपको 50%, 100% नहीं दे रहे, तो आप 50% कर्जे हंसना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरह आपके 100% वो चार्जेस कवर हो जाएंगे। अच्छा, NTHP राउंड वन में NTHP कौन सा हो गया, राउंड 2 के थ्रू होता है भाई। रमेश कुछ थोड़ा सा सबर करो, मैं तो क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, मुझे ये कवर करना है, तो उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस पर आऊंगा। एक दफा बताया ना, अगर आपको लगता है कि मैं अभी कुछ वो आपके मतलब की बात नहीं कर रहा, लीव द मीटिंग, और मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, रिकॉर्डिंग देख लेना आप। इट्स, मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना, NTH ने आपको सिलेक्ट किया रिजेक्ट किया, ये अप टू NTHP है, ठीक है। आप मेरिट पर नहीं आ पाएगा, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, ये तो आपको लगता है ना आपने ठीक किया। इसके बारे में ना ये बड़ी कंफ्यूजन है। इट्स कंफ्यूजन कि राउंड 1 के थ्रू आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया, अब आपने क्या करना है। इसका सिंपल प्रोसीजर ये होता है कि अब आप जाओगे, NTHP को सिर्फ ये बता दो कि सर मैंने ऑलरेडी एडमिशन सिक्योर कर ली है, ठीक है। फिर NTHP आपको बताती है कि अब आपको टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपको जरूरत है तो टेस्ट दे दो। और फाइनेंशियल एड वो यही कहते हैं कि फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करें, और उसमें भी आप यही काम करते हैं कि फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करते हैं,
और फिर वो आपकी एप्लीकेशन एनटीएचपी के पास चली जाती है और आपको फिर एनटीएचपी स्कॉलरशिप मिल जाती है। नहीं, फाइनेंशियल एड देने के बाद वो कम या ज़्यादा नहीं करते, वो फाइनेंशियल एड जो आपको एक दफ़ा दे दी, तो आपके 4 इयर्स वही फाइनेंशियल एड चलती है और आपको वही पे करनी होती है। ओके, और दूसरा क्वेश्चन ये कि कितने स्टूडेंट्स वो अब इंटरव्यू में रिजेक्ट करेंगे? तकरीबन 150 स्टूडेंट्स को रिजेक्ट करेंगे, और 50 मेरे ख्याल से इसी तरह कुछ रेशियो है करंट, और आई थिंक के 250 स्टूडेंट्स को वो रखेंगे, और 250 और 280 के दरमियान वो स्टूडेंट्स को रखेंगे, बाकी सबको उड़ा देंगे। अब 250 से भी कम हो सकता है, 220 भी हो सकता है, तो इस तरह 220 250 के दरमियान के स्टूडेंट्स रखेंगे, बाकी सबको उड़ा देंगे वो। और जो वो फिर रिजेक्ट होंगे उनके पास भी ऑप्शन है कि वो एनटीएचपी के अंदर अपीयर हो सकते हैं, और राउंड 2 के लिए अपीयर हो सकते हैं। अच्छा, मोहम्मद अली, क्या समझ नहीं आया आपको फाइनेंशियल एड के मुतालिक? अच्छा, रियलमी, हाँ पूछ लें भाई, Realme C2, क्या क्वेश्चन है आपका? मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंड, इंटरव्यू के अंदर वो क्या चीज़ें चेक करेंगे? इंटरव्यू के अंदर वो यही चेक करेंगे ना, हु इज़ मोर कंपेटिबल, और हु इज़ मोर, कौन अच्छा है किस लिहाज से। तो उसी तरह वो स्टूडेंट्स के जून में पेपर्स हैं, तो वो 2 मंथ सेशन कैसे ज्वाइन करेंगे? तो ये तो मैंने जवाब दे दिया, मेरे ख्याल से उस वक्त हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करने में मसरूफ थे भाई साहब। अब मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि मुमकिन नहीं है वो जून के अंदर प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, और उसका हल ये है कि आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन शुरू कर दो। सेल्फ प्रिपरेशन शुरू कर दो, कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर लो, कोई भी एकेडमी ज्वाइन करो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि आप मेरी एकेडमी ज्वाइन करते हो, किसी की एकेडमी ज्वाइन करते हो, एकेडमी ज्वाइन कर लो, कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करो अपनी, और क्योंकि जून के अंदर उनसे उनके पास प्रिपरेशन करना मुमकिन ही नहीं है। ओके, सवेरा, सर, हाँ, फिर आपको 4500 रुपये भी नहीं पे करना पड़ता, वो सब कुछ अकोमोडेट कर लेता है। जहाँ वो 1,40,000 1,10,000 रुपये आपके पे कर देगा, वो आपको स्टाइपेंड भी दे देता है। अक्सर जो डोनर होता है वो आपको 1,20,000 रुपये देता है, जिसमें आपके 45,000 भी कवर हो जाते हैं, ठीक है, और आपको मंथली स्टाइपेंड भी कुछ ना कुछ अरेंज कर देता है। तो जो डोनर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, यानी वो मुझे जो किसी ने बताया था, तो उसने मुझे यही बताया था कि डोनर ने मेरे तकरीबन 1,20,000 से 30,000 मुझे देता है वो सेमेस्टर का। यार देखो, आईबीए में आना है ना, मैं आपको एक बात जरा क्लियर कर दूं, अपनी कुछ बेसिक्स को कवर कर लो, कुछ बेसिक बेसिक चीजें आईबीए के मुतालिक कवर कर लो। आईबीए आपको हलवा लग रहा है, पता नहीं आईबीए को आप क्या समझते हो कि ये कोई वैसे फ्री यूनिवर्सिटी और मौज मस्ती है जो सब कुछ ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक चीजें कवर करो कि आईबीए टेस्ट किस तरह कंडक्ट कर रही है, उन चीजों का इल्म रखो, और आईबीए के टेस्ट की आउटलाइन को जरा मुताला करो, आईबीए की वेबसाइट पे सब कुछ पड़ा है, उन चीजों को जाकर देखो, आपको फिर पता चलेगा। एनटीएचपी वाला बच्चा पता नहीं क्या समझता है कि सब कुछ फ्री है, मौज है, ये मस्ती, ये यूनिवर्सिटी बड़ी मौज वाली यूनिवर्सिटी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अपनी बेसिक्स जरा जाकर कवर करें, मैं आपको सबको यही रिकमेंड करूंगा। टेस्ट जरा देखें, आपको टेस्ट का भी अंदाजा हो जाएगा टेस्ट कितना आसान है और कितना मुश्किल है। अह, नहीं, डोनर डोनर इज समथिंग, डोनेशन डोनेशन वापस थोड़ी ली जाती है।
जहाँ कर्जे का नाम आ रहा है, सिर्फ कर्जा वापस लिया जाता है, डोनेशन तो वापस नहीं ली जाती ना। तो सिर्फ आपसे कर्जा वापस लिया जाता है, जो कर्जे हंसना के तौर पे एहसान ट्रस्ट आपको देता है। और आपसे ना आपको एनटीएचपी कहता है कि हमें पे बैक करें, ना आपको फाइनेंशियल एड कहती है आप पे बैक करें। नो, कभी भी कैट की तैयारी से आपकी आईबीए की तैयारी नहीं होगी। आईबीए के जरा टॉपिक जरा जाकर देखें और टेस्ट जरा जाकर देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा ये किस तरह के सवाल पूछते हैं और किस तरह के सवाल हमें आंसर करने हैं। आईबी की जो मैथमेटिक्स है टेस्ट वाली, वो डिफरेंट है, और आईबी की जो इंग्लिश पोर्शन है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इस चीज को जरा देखें यार। मेरी एक आंख दर्द करती है और मुझे उससे काफी मसला होता है, मैं देख नहीं पाता डिजिटल स्क्रीन की तरफ। तो ये टॉपिक जल्दी जल्दी कवर करें ताकि मैं दूसरे टॉपिक्स की तरफ जाकर इंटरव्यू वाला पोर्शन शुरू कर सकूं। हाँ, एक एक हमारे पास एक ऑप्शन है हाफ हाफ पे करने का, लाइक हम किस्तों के अंदर फीस पे कर सकते हैं। अभी एक ऐप आया है, उसका नाम उड़ान है, और वो उन्होंने आईबीए के साथ कोलैबोरेशन किया, तो आप 5 किस्तों के अंदर आईबीए की फीस पे कर सकते हो। और कुछ फाइनेंशियल एड वाला हम टॉपिक खत्म करें और फिर हम यस यस आतिफ भाई, मैं भी बड़ा बेसब्र हूँ, लेकिन थोड़ा सा जरा सब्र कर लें, दूसरों का ख्याल किया करें। दूसरों को कुचल के चलने से जिंदगी नहीं गुजरती, ठीक है? आपको दूसरों का ख्याल करना चाहिए, जो उस वक्त रिजेक्ट हो चुके हैं वो आपसे ज्यादा परेशान है। आप तो टेंशन फ्री हो गए ना, यानी अब आपको सिर्फ इंटरव्यू की टेंशन है, उनको आपसे ज्यादा टेंशन है कि अब हम क्या करें। उनका ख्याल करें, उनको जरा बताने दें। आईबी ने आप आईबी ने मेरी एकेडमी क्यों करवानी है भाई? मेरी एकेडमी तो अलग है ना, इंडिपेंडेंट कहते हैं एंटिटी है। तो भाई मैं यही तो बता रहा हूँ कि जब पेपर्स है ना, तब राउंड टू की प्रिपरेशन शुरू होगी। और 2 मंथ का सेशन नहीं है, वो 1 मंथ का सेशन है। 1 मंथ के बाद आपने बीबीए का पेपर देना है। जो दूसरा मंथ है वो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है जो सीएस में जाना चाहते हैं और इको मैथ में जाना चाहते हैं। बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए 1 मंथ ही है, उनके लिए कोई 2 मंथ नहीं है। इसका पूछ रहे हैं कि 6,000 की दफा। अच्छा, उसका पूछ रहे हैं। हाँ, उसकी तो आप करवा सकते हैं। मैं उसकी सिर्फ हमने ये किया कि आप 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर फीस पे कर सकते हैं, 3,000, ठीक है? 3,000 एक दफा पे कर दें, और 3,000 आप जून के दरमियान में या जून के एंड में पे कर सकते हैं। मई के एंड में। हाँ, सीएस के ये 2 मंथ की तैयारी होती है, क्योंकि सीएस का जो देखिए, ये देखिए ना, अब आपको बुलाएंगे जून में, ठीक है? अब जब आपको जून में बुलाएंगे तो जुलाई तक का पीरियड है। अब आपको यकम जून को बुलाएंगे, और यहाँ तक का जो पीरियड है ना, ये बीबीए का टेस्ट है। अब जो ये यहाँ तक का जो बीबीए का टेस्ट है ना, इसमें सिर्फ 1 मंथ का गैप है, ठीक है? अब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 जुलाई तक का टाइम पीरियड है ना, इसमें है आपके पास, अब यहाँ तक बन जाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 2 मंथ बनते हैं। अब जिसने एंड सीएस का देना है ना, उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बीबीए के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मसला है। और बीबीए का बच्चा ये, अगर ये सीएस का बच्चा अगर ये वाला मंथ जाया कर देता है, तो इस मंथ का उसको कोई फायदा नहीं है। इस मंथ में बड़े एडवांस टॉपिक होते हैं मैथमेटिक्स के, जो कवर करने होते हैं। सीएस का टेस्ट 27। और बस, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन कवर करते हैं टेक्निकल। आई एम नॉट श्योर, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये आपको वहीं बताएंगे कि हमने फिजिकल लेना है या ऑनलाइन लेना है। जो एनटीएचबी में सिलेक्ट नहीं हुए ना, वो मेरी इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्डिंग देख लें। मैंने बता दिया था कि इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, उनको पता चल जाएगा हमने क्या क्या करना है, किस तरह करना है, वो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, तो वो मैं ये वीडियो देखें।
ओके सो जो ये वीडियो में अभी रिकॉर्ड की है ना, इसको तकरीबन स्टार्ट किए हुए 45 मिनट हो गए हैं, तो 45 मिनट जो पिछली रिकॉर्डिंग का पार्ट है उसमें मैंने यही बात की है, वो आप देख लेना और आपको समझ लग जाएगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ओके नाउ यस आई विल अपलोड द सेशन एंड शेयर द रिकॉर्डिंग लिंक। आई एम नॉट हेयर फॉर कंपैरिजन द यूनिवर्सिटीज, और ना मैंने नेस्ट के अंदर से सीएस किया है, ना मैं आईबीए का बता सकता हूँ, और आईबीए के ही मैं बता सकता हूँ। सिर्फ फास्ट अच्छी है मेरे नज़दीक, फास्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में सीएस की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। आईबीए को तुम वैसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी कह सकते हो, सीएस के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते। तुम बीबीए के लिए एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी कह सकते हो, लेकिन सीएस के लिए एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते। अच्छी यूनिवर्सिटी कह सकते हो कि जहाँ पर फैसिलिटीज अच्छी हैं, जहाँ पर स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है और जहाँ से पास आउट होने के बाद 100% गारंटी है कि आपको जॉब मिल जाएगी, इस तरह आप अच्छी कह सकते हो। इन केस फास्ट की और नेस्ट के अंदर ये होता है कि उनके अंदर जॉब की सिक्योरिटी बड़ी मुश्किल है, तो ये थोड़ा सा उनका मसला होता है, तो ये देखना पड़ेगा आपको वहां जाकर। नो आई डिडंट एनरोल फॉर सीएस। सीएस मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, तो मैं क्यों जाता वहां पर, मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ। ओके सो अब वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अब जरा हम चलते हैं इंटरव्यू वाली साइड के ऊपर। और नाउ आई विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन फॉर फाइनेंशियल एड, क्योंकि मैंने सब कुछ कवर करवा दिया, एक से एक मैंने चीज कवर कर दी है हमने। अब जो आपको पॉइंट होगा इस हवाले से, यू विल वॉच दिस वीडियो रिकॉर्डिंग आफ्टर दिस।